जय हिंद। आज बच्चा मैं आपके लिए लाया हूं प्रकाश के परिवर्तन का सेकंड वीडियो। और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था और आप लोग को वो वीडियो बहुत पसंद आया था। मैंने देखा था बहुत बच्चे उससे खुश थे, तो उसी को देखते हुए ज़्यादा मांग थी कि दूसरा वीडियो सर जल्दी डालिए। तो समय तो नहीं था क्योंकि कंपटीशन पढ़ाने के लिए मैं बार वीडियो बनाता रहता हूँ, लेकिन साइड से मैं इसके लिए भी वीडियो बना रहा हूँ। तो सभी बच्चे जितने भी 10 क्लास के बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि पूरे सभी 10 क्लास के बच्चे के पास यह वीडियो जाए। जो कोरोना काल में समय खराब होने के कारण वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, वो यूट्यूब पर ही पढ़े हमसे। चलिए हम बताएंगे आज आपको। उस दिन हमने आपको पढ़ाया था कहाँ तक, तो उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था कहा प्रकाश के परिवर्तन, और प्रकाश के परिवर्तन का पूरा हमने डिफिनीशन बता दिया कि था। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि देखिए अब हम प्रतिबिंब से पढ़ेंगे। तो आज आपका स्टार्ट जो होगा वो प्रतिबिंब होगा। मार्कर ले लेते हैं और प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि आखिर देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ लाइन बाय लाइन आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, इसलिए बोर्ड पर मैं लिख दिया, नहीं तो बोर्ड पर नहीं लिखता। मैं टॉपिक लिखता और समझा देता, लेकिन उससे क्या फ़ायदा। जो समझाया जाता है उसको कॉपी में नोट्स बनाकर आप लोग लिखिए। मैं हट जाऊँगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा, और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या टॉपिक, प्रतिबिंब देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रतिबिंब। सबसे पहली बात है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपका 3 होते हैं: प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो पहली बात है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। सिंपल सा बात, यही हमने बोर्ड पर लिखा है। अब उसके बाद होता है कि प्रतिबिंब का सर प्रकार कितने होते हैं। तो प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो एक आपका वास्तविक प्रतिबिंब हो जाता है और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। देख लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या हो जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब का नाम ही से आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि जो वास्तव में होगा कंडीशन, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। यानी वास्तव में वो प्रतिबिंब बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब कल्पना करेंगे कि ये ऐसा हुआ था, वो कल्पना करे तो काल्पनिक होगा। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनीशन क्या है। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु पर मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया है, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु पर मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब दूसरा आपका क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है कि नहीं। तो नोट्स में हम ये भी बात लिखे हैं, क्योंकि देखिए हमें डिस्क्रिप्शन जो 2-2 नंबर 3-3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनको भी देखना है, और 1 नंबर के भी क्वेश्चन को देखना है। यानी कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है। अब है हमारा यहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए, दोनों कंडीशन सुन लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तविक में वो मिलेगी, यानी मिलेगी एकदम। और काल्पनिक प्रतिबिंब में मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी मिल सकती है। ठीक है। तो मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ नोट में हम देखेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जाता है। अगर आप किसी आईना या दर्पण में अगर अपना चेहरा देख रहे हैं, तो उस दर्पण में आपका क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ तो इधर मेरा हल्का सा प्रतिबिंब बन रहा है, ज़्यादा नहीं बन रहा है। ठीक है ना, लाइटिंग ज़्यादा होने के कारण। अब सवाल यहाँ क्या है? दर्पण। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका सभी इंपॉर्टेंट है। प्रतिबिंब भी, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब आया दर्पण। सवाल है, दर्पण किससे कहते हैं। ये तो हम हमेशा देखते हैं, हमेशा हम अपनी चेहरा को दर्पण में ही देखेगा। अगर एक लड़का और लड़की अगर दर्पण में मुंह नहीं देखेगा ना, तो फिक्स है कि वो बाहर नहीं जाएगा, मर जाएगा बेचारा बिना मुंह देखे। इसलिए भाई उसके लिए दर्पण चाहिए। तो सवाल उनसे भी हमें है कि इस दर्पण किसे कहते हैं। तो अब वो सोचने लगते हैं, अरे बच्चे भाई दर्पण क्या कहलाता है, जिसमें मुंह देखते हैं वो दर्पण है। अरे ऐसा नहीं यार, दर्पण किससे कहते हैं? वह चिकना सतह जो प्रकाश को परिवर्तित कर दे, उसे क्या कहेंगे? दर्पण। मैंने लिखा भी है, आपको एक एक चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ सभी चीज़ बोर्ड पर लिखा गया है, ताकि आप अच्छे ढंग से नोट्स बना लीजिए। मैं हट जाऊँगा तो आप स्क्रीनशॉट लेकर लाइन बाय लाइन लिखिए।
तो दर्पण किसे कहते हैं? वह चिकना सतह जो प्रकाश को क्या कर दे, परावर्तित कर दे, उसे हम दर्पण कहते हैं। अब सवाल है कि गोलीय दर्पण, देखिए अभी यहाँ पर एक और सवाल हो रहा है कि सर दर्पण तो बहुत कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण का कोई प्रकार नहीं, अनगिनत प्रकार होता है, लेकिन यहाँ पर हम मुख्य दो दर्पण के जानते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, ठीक है ना। यहाँ पर अगर 10 क्लास की बात करेंगे कि दर्पण के कितने प्रकार, तो 2 प्रकार, एक अवतल दर्पण होते हैं, एक उत्तल दर्पण होते हैं। अब देखिए यहाँ पर उससे पहले हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का बना हुआ भाग है, उससे हम कैसा दर्पण कहेंगे? गोलीय दर्पण। यानी खोखले गोले का मतलब क्या कि ऐसे यह खोखला गोला है, ठीक है, इसी का बना हुआ क्या है, भाग है, उसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे। अब उसके बाद आ जाता है क्या, ध्रुव आ जाता है। तो देखिए ध्रुव किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। लिखा गया गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को हमेशा पी द्वारा सूचित किया जाता है, क्योंकि इंग्लिश में पोल होता है, पोल मतलब क्या होता है? ध्रुव, ठीक है। अब देखिए वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? इस भाग को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं वो सुनिएगा आप लोग। तो वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण के जिस गोले का बना हुआ भाग है, गोलीय दर्पण जिस गोले का बना हुआ भाग है, उस गोले के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहेंगे। तो देख लीजिए गोलीय दर्पण जिस गोले का बना हुआ भाग है, उस गोले के मध्य बिंदु को, मध्य मतलब क्या, बीचों बीच बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को याद रखिएगा मेरे बच्चे, किसी द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो देखिए कुछ नहीं है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। ये गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यही बीच का जो दूरी होगा उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मैथ आप लोग सभी बच्चे पढ़ते होंगे, मैथ में पढ़ाया जाता होगा केंद्र, वहाँ पर केंद्र पढ़ते हैं, यहाँ वक्रता केंद्र पढ़ना होता है। वहाँ पर त्रिज्या पढ़ते हैं, यहाँ वक्रता त्रिज्या पढ़ना होता है। सेम डिफिनीशन होता है, वहाँ भी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी होता है, इसमें भी वही बात कह रहे हैं हम, ठीक है। और एक बात और समझ लीजिएगा कि मैथ और फिजिक्स दोनों एक दूसरे का पूरक है, ये दोनों एक दूसरे के भाई है और एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जिन बच्चे को मैथ आता है उनको फिजिक्स आएगा ही आएगा, अगर किसी बच्चे को मैथ नहीं आता है, फिजिक्स नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो नीरज सर आपको बताएंगे, आपको कुछ नहीं आता है तभी भी आपको फिजिक्स आएगा, ठीक है। और मैं लगातार 10 क्लास का मैथ का वीडियो डाल रहा हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर दिन आपको मैथ मिले 10 क्लास का। और अभी फिलहाल में ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है, चैप्टर 8.4। चलिए देखते हैं बच्चा, प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? देखिए दोनों सेम ही नाम है, या तो प्रधान अक्ष बोलिए या तो मुख्य अक्ष बोलिए, तो किससे कहेंगे? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक सरल रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव और ये वक्रता केंद्र, ये मिलाने वाली जो सरल रेखा है ना, दूरी नहीं, इस सरल रेखा को क्या कहते हैं बच्चा? तो प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आ गया सवाल कि दर्पण तो सर आप बता दिए, लेकिन दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? तो हमने उस समय बोला था कि देखिए दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन दर्पण होते हैं? एक आपका अवतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल दर्पण होता है। अब हम फिगर भी आपको दिखाएंगे कि अवतल दर्पण कैसा होता है और उत्तल दर्पण कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं अवतल, यह दर्पण के प्रकार, दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद अवतल दर्पण कैसा बनता है, साइड में आप लोग देख लीजिए, अगर दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। ये जो ऐसे होगा, ये बाहर से अगर पेंट करेंगे, बाहर से यानी जिसका परावर्तक सतह क्या हो, अंदर की ओर दबा हो, ये बाहर से अगर कलई करेंगे, इस दर्पण को कौन सा कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण। अगर इसी को हम क्या करते हैं? अंदर से पेंट करते हैं बच्चा, एकदम देख लेना है, अंदर से पेंट कर देंगे तो बाहरी सतह चेहरा देखना उठा हुआ है, इसी को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं, याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर आ गया अवतल दर्पण। सबसे पहली बात अवतल दर्पण, तो जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर दबा हो उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण। अभी हमने बताया कि जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर दबा हो उसे अवतल दर्पण। और फिर अगला है आपका उत्तल दर्पण, तो जिसका परावर्तक सतह
क्या हो, बाहर की ओर उठा हो, उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। तो सभी बच्चों को लाइन बाय लाइन एक एक बात समझ में आ रहा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कल आपको बताएंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं, किसी वस्तु को कहाँ पर रखिएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और ये भी आपको बताएंगे कि आखिर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल कैसे बनाए जाते हैं, जिसको आप कैलकुलेशन मैथ्स भाषा में देख समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ कल के क्लास में होगी। और आज मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और मैं साइड हो जा रहा हूं, आप लोग इस पूरे वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लाइन बाय लाइन आप नोट्स तैयार करते रहिए, ताकि मैं सोच रहा हूं कि किसी बच्चे का मैट्रिक क्लास में थोड़ा भी साइंस ना छूटे। और मेरा टारगेट है आपको टॉपर बनाना। उसके लिए मैं चाहे कितने भी पसीने में पानी बहा दूं। जो एक सीधी से कहावत है कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो आपको इतिहास बदलना है और बिहार बोर्ड में टॉपर बन के दिखाना है, और फिर बताना है कि टॉप कैसे किया जाता है, क्योंकि मैं हर दिन आपको टॉप करने की वो नई नई तरकीब बताऊंगा, और उसके साथ मैं नया नया आपको कॉन्सेप्ट समझाता चलूँगा। तो जय हिंद, जय भारत।